चलिए, हमारा मॉड्यूल क्या है? कीवर्ड मॉड्यूल नहीं, एसईओ है। ठीक है ना, एसईओ। जरा थोड़ा सा पहले रिविजिट कर लिया, हमने सीख क्या लिया भाई? मेरा ख्याल है कि कोई 10 से तो ज़्यादा क्लासेस पढ़ी ली है ना, HTML को मिलाकर। सो अभी तक हम क्या सीख आए हैं, मतलब क्या बात की हमने, ताकि हमें पता लगे हमारा ट्रैक क्या है, किस ट्रैक पर हम चल रहे हैं, कि क्या हम सीख आए हैं इस पे, किस मतलब किस ट्रैक से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लैंग्वेज की बेसिक्स पढ़ी थी बेसिक, अच्छा, वेबसाइट, हमने HTML की बेसिक्स क्यों पढ़ी भला? क्योंकि हमने वेबसाइट को एडिट करना होता है उसके रैंकिंग के लिए ना, उसके हमने जो टैग्स वगैरह एसईओ देना के होता है। एसईओ के जो टैग्स हैं जी, उसके लिए हमने HTML को HTML अंडरस्टैंड को किया, पढ़ा। इसलिए कि एसईओ ने जो इम्प्लीमेंट होना है वो HTML लेवल पर होना है। ओके, अच्छा, अब हम जरा थोड़ा सा ये कहेंगे भाई वो HTML लेवल था क्या क्या भला? मैंने बताया था कौन कौन से खास टैग्स थे जिनमें एसईओ का अमल दखल है। शाबाश, जल्दी से बताएं फिर हम आगे जाएंगे। वो टाइटल बस टैग्स रुक था, जाओ यार, अब तुम बहुत हो बोल्ड, गए, रुक जाओ ना, अब किसी और को भी मौका दो। हाँ, टाइटल, फेविकॉन टैग है, फेविकॉन टैग है, नहीं है, फेविकॉन क्या है आप बता दें, फेविकॉल तो चलिए। सर उसका एक लोगो लोगो होता है। अब मुझे इसे टैग्स की बात करनी है, आपने कहा टाइटल, फाइन, ठीक है, टाइटल है, और हेड टैग, हेड के अंदर टाइटल था, फाइन, आगे और? सर बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग था। भाई तुम्हें मोबाइल पे क्या मारा है, जो बात आ रहे हैं कोई? क्या बताओ ना मुझे, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ बताओ ना, हम पढ़ रहे हैं इतने दिनों से यार। 10 दिनों से पढ़ने का मतलब है कि महीने से पढ़ रहे हैं। एंकर टैग, बिल्कुल, एंकर टैग में एसईओ, या ये चीजें ज़हन में होंगी तभी एसईओ लगाओगे ना, कि भाई वेबसाइट पे जाना कहाँ है, उस जगह पे पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। फिर हम शुरू करेंगे। एंकर का टैग आ गया, टाइटल का टैग आ गया, और सर इसमें एक हमने टेक्निकल कुछ पॉइंट्स नहीं, साथ टेक्निकल साथ पॉइंट्स नहीं पढ़ने, टैग्स, अच्छा सिर्फ टैग्स, टैग्स सिर्फ वगैरह। टैग्स की बात हो रही है। और कौन सा टैग था जी? ऐसे मुझे बता दें, कोई नुकसान नहीं होगा आपका। जो आप उन्हें बता रहे हो मुझे बताओ ना, मैं कोई डैमेज नहीं होगा। लिंक्स, आपने जो लिंक लगाया था ना वो हमने फेविकॉन के लिए लगाया था, लेकिन फेविकॉन लगाने के लिए हमने लिंक का टैग इस्तेमाल किया, फाइन। और 3 हो गए। पैराग्राफ का एसईओ से नहीं कुछ लेना देना। आगे, हाँ, गुड, इमेज टैग। अब कोई और बताए ना, सब 2 बंदे तो ना बताए ना, शाबाश जी। जी जी, आप ही लोगों ने बताया टाइटल का टैग, फिर आप लोगों ने बताया फेविकॉन लगाना है तो लिंक का टैग, फिर आप लोगों ने बताया इमेज का टैग, उस इमेज का टैग, ठीक हो गया, फिर बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग का टैग। बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग का टैग, हाइपर लिंक का टैग, जी जी। और मदर ऑफ ऑल टैग्स, हेडिंग स्टाइल। ये जितने हमने पढ़े हैं ना भाई, इनके अंदर जाकर हमने सारी ऑन साइट एसईओ करनी है, इसीलिए हमने इनको समझा था। तो ये आपको पता होना चाहिए ना, जब मेरे पास कोई वेबसाइट एसईओ के लिए आएगी तो मुझे पता होना चाहिए मुझे कहाँ कहाँ जाकर ट्रिगर करना है। टाइटल, फेविकॉन के लिए लिंक, उसके बाद बॉडी में जाने के बाद हेडिंग स्टाइल, हेडिंग स्टाइल के बाद बोल्ड स्ट्रॉन्ग, बोल्ड स्ट्रॉन्ग के बाद इमेज, इमेज के बाद एंकर। तो सिंपली ये हमारे सारे के सारे पूरे हो गए, ऑन साइट एसईओ के स्टैंडर्ड्स पूरे हो गए। इन चीज़ों को, ये चेकलिस्ट है आपकी कि भाई यहाँ यहाँ पर एसईओ लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। ठीक है, चलें अब आगे चलते हैं। PDF में आगे, ध्यान सुने,
बड़े मजे आते हैं। इसके आते हैं मेरी शुरू हुआ यहाँ रख दिया मैंने, हैं जाते हुए ले लेना। चलिए अब हम एसईओ की बात शुरू कर रहे हैं। ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ, इन दो फैक्टर्स को हम लोगों ने इकट्ठा पढ़ना है, ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ को। ये मैंने पहले एक स्लाइड खोली है, आपसे स्लाइड्स भी शेयर की हुई है नोट्स में। मैंने कहा था ना उसे डाउनलोड कर लें, कंप्यूटर पर या लैपटॉप पे डाउनलोड करना है। उसी तरह जैसे आपने वेबसाइट डाउनलोड की थी, उसमें ये सारी स्लाइड्स खुल जाएंगी। अभी जो मैंने फाइल खोली है वो है टाइटल ऑफ वेबसाइट। बिल्कुल पीछे चले गए हम वापस, जहां से हमने HTML शुरू की थी, लेकिन अब हम SEO के पॉइंट से चीज़ों को देख रहे हैं। टाइटल कितना बड़ा होना चाहिए? 60 कैरेक्टर्स का, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। 50 to 60 कैरेक्टर्स का। ये स्लाइड जबकि बनी है ना, यहाँ पे 70 लिखा हुआ है। और ये चीज़ याद रखेंगे, मैंने कहा नोट्स पे कभी भी बिलीव नहीं करना, डिजिटल मार्केटिंग के नोट्स पे बिल्कुल बिलीव नहीं करना। डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो इन्फॉर्मेशन लेनी है गूगल से लेनी है, और फिल्टर लगा कर लेनी है। मतलब गूगल पे लेटेस्ट डेट्स का फिल्टर भी लगाना है, आता है ना लगाना सबको, कि भाई करंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रीवियस इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। और जो वैसे नॉर्मल आपको इन्फॉर्मेशन आती है वो कभी भी लेटेस्ट नहीं आती है, क्योंकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को तो रैंक होने में टाइम लगेगा ना। यही तो एसईओ में सीख रहे हैं कि भाई 4 से 6 माह तो रैंक होने में लग जाता है। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तो कभी भी टॉप पे नहीं आने वाली। फ्रेश इन्फॉर्मेशन लेंगे हम, ठीक है। अथेंटिसिटी तो हमें चेक करनी है, ठीक है। अथेंटिसिटी गूगल नहीं बताएगा। गूगल में जिसको मर्जी करप्ट साबित कर दें, जिसको मर्जी शरीफ साबित कर दें, जिसको मर्जी अच्छा साबित कर दें, जिसको मर्जी बुरा साबित कर दें। भाई वेबसाइट बना दी, अच्छी एसईओ भी कर दी, रैंक हो गई, वही टॉप पर आ गई। उसकी अथेंटिसिटी क्या है वो हमें खुद चेक, अथेंटिसिटी गूगल नहीं बताएगा, ठीक है। ये हम गूगल पर आ गए। हाँ, अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप उसको चेक करें, उसी इन्फॉर्मेशन को गूगल से जाकर भी ट्रैक करें, यूट्यूब से जाकर भी देखें कि क्या भाई यूट्यूब पे भी ऐसी कोई वीडियो है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और जब यूट्यूब से किसी चीज को देखें तो वहां जाकर ये देखें कि उसके कमेंट्स कैसे हैं, ठीक है। वीडियो को व्यूज नहीं देखने कि भाई इसके ऊपर 1 मिलियन व्यूज आ गए, उसके ऊपर कमेंट्स देखें, क्योंकि जब वो कमेंट्स आए होंगे ना तो उसके अंदर मिक्स कमेंट्स होंगे, जिससे आपको उसकी ऑथेंटिसिटी का पता लग जाएगा कि भाई ये ठीक है कि ये ज़्यादा ठीक नहीं है। तो मैं कह रहा हूं यहां आकर आपने सर्च करनी है वेबसाइट टाइटल मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। अब ये मैंने कीवर्ड लिख दिया कुछ भी सर्च करने के लिए, इसे ज़रा सर्च होने देते हैं। तो ये अगर हमारे पास आ जाएगा तो अच्छी बात है जी। कितने बता रहे? 60 कैरेक्टर्स हमें ये बताने लगा हुआ है। नोट्स के अंदर मैंने एक URL पिन किया हुआ है, देखा ना आप सबने, पहले भी मैंने बताया था, मैं इसलिए दोबारा बता रहा हूं। अब देखें है पिन के नहीं है, ये मैंने खोल दिया, मैंने खोल दिया। यहाँ पे नाम क्या है इसका जी? सर्च इंजन जर्नल। यहां पर जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी आपको यहां पे मिलेगी, लिखा हुआ है ब्रेकिंग न्यूज एंड अपडेट्स। क्या चेंज आ रही है, क्या यूट्यूब चेंज कर रहा है, क्या गूगल चेंज कर रहा है, क्या मेटा चेंज कर रहा है, क्या इंस्टा कर रहा है, क्या टिकटॉक में चेंजेस आने लगी हुई हैं। इस वेबसाइट पर जाएं और इस वेबसाइट पर आपको सारा डाटा मिलेगा, ठीक है। searchingenjournal.com, इसको जुबानी याद रख लें, सर्च इंजन जर्नल। पूरी वेबसाइट का नाम नहीं याद तो सर्च इंजन जर्नल गूगल पे लिखेंगे तो खुद ही पहली वेबसाइट ये वाली आ जाएगी। चलिए अब आ जाए जरा वापस। अब हमने कहा था भाई 60 कैरेक्टर्स का टाइटल होना चाहिए, सबको पता है, लिखना भी आता है।
प्रीवियसली अभी हम लोगों ने कीवर्ड्स को पढ़ लिया, तो अब हमें ये भी पता लग गया कि भाई अपने मेन कीवर्ड को यहाँ पर लेकर आए। ऐसा तो नहीं है कि 20 कीवर्ड्स हैं तो सारे के सारे टाइटल्स में आ सकते हैं, इसलिए टाइटल तो छोटा है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कीवर्ड्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा कीवर्ड्स तो नहीं आ सकते। लेकिन अच्छा कॉम्बिनेशन ये होता है कि कीवर्ड प्लस ब्रांड, यानी आप टाइटल कैसे लिखो, पहले कीवर्ड लिखें, जैसे मैं कहूँ भाई बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, कीवर्ड हो गया, फिर पीक सॉल्यूशंस, यानी पहले कीवर्ड और उसके बाद ब्रांड नेम, उसके बाद ब्रांड नेम। अगर आपको लगता है कि भाई आपका कीवर्ड छोटे हैं, आप 2 कीवर्ड एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम 10 कीवर्ड्स टाइटल में लगा लें, हो ही नहीं सकता। भाई टाइटल की लेंथ ही कितनी है, 60 कैरेक्टर्स है, तो उसी के अंदर ही लिख सकते हैं ना। अब हम यहाँ पर क्या पॉइंट समझ में आए हैं, वो क्या है, वो क्या लिखा हुआ जी रेड कलर में, जो कि हमने पहले नहीं देखा था, क्योंकि पहले हम टैग देख रहे थे ना। टैग के हवाले से तो हमें पता लग गया कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 60 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। मगर अब वो क्या कह रहा है, पेज टाइटल शुड बी अराउंड 580 पिक्सल्स, यानी अब एक ग्राफिक्स की बात आ गई बीच में कहीं जाके। हाँ, पिक्सल्स इन लेंथ, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसके मतलब को समझने के लिए हम गूगल पे आते हैं जी। आगे न्यूज क्या लिखा हुआ आ रहा है, गूगल रूल्स आउट दिसंबर 2024 कोर अपडेट, 2 मिनट्स अपडेट दिसंबर 12। लेटेस्ट खबरें आ रही हैं सारी यहाँ से, यहाँ पर कुछ फेक नहीं है, ये गूगल की अपनी खबरें आ रही हैं यहाँ से सारी, ठीक है। सो कोई भी न्यूज़ लेनी हो या इंटरनेट से रिलेटेड कोई न्यूज़ आए तो यहाँ आकर देखें, यहाँ पर वो न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी, अगर वो ठीक न्यूज़ हुई तो। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ आकर ना मैं कीवर्ड लिखता हूँ जी। मैंने कीवर्ड टाइप कर दिया, वेबसाइट का नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं, कीवर्ड लिख रहा हूँ जी। प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिख दिया। उसके बाद हमारे पास कुछ सर्चेस आ जाएंगी सामने। मेरा ख्याल है कि इन पेजेस को मैं बेशक बंद कर दूं, हमें नेट का इंतजार करना पड़ेगा। अब ये देख रहे हैं कि रिजल्ट्स हमें नजर आए हैं, और इसकी जो राइट स्पेस है खाली, इसकी लेफ्ट स्पेस भी हमें खाली नजर आ रही है, और ये रिजल्ट्स इस तरीके से बीच में नजर आ रहे हैं, ऐसे ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्रीन साइज ये है, ऐसे ही है। ये जो स्क्रीन साइज है ना, इसको गूगल क्या कह रहा है, कहता है भाई ये 580 पिक्सल्स होने चाहिए। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर हम इससे ज्यादा रख लेते हैं, इसको जरा मैं अलाउ कर दूं पहले भाई, चलो अब मैं नीचे आता हूं। पहले तो इसका देखें, बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान पूरा नजर आ रहा है, ठीक हो गया। और नीचे आए, मोस्ट ट्रस्टेड कमर्शियल किचन सप्लायर इन, पूरा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लेंथ गूगल के मुताबिक नहीं है, इसका टाइटल गूगल फ्रेंडली नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसईओ का इस वेबसाइट पर एक ये बैड फैक्टर है। नीचे वाला का भी पूरा आ रहा है, इसका मतलब है ये भी ठीक है। अब आ जाए वापस स्लाइड में। अब ये स्लाइड में क्या कह रही है, कह रही है कि भाई जब आप टाइटल लिखो तो आपने सिर्फ उसके कैरेक्टर्स चेक नहीं करने, आपने उसके पिक्सल्स भी चेक करने हैं। पिक्सल चेक करना तो कोई आसान काम नहीं है भाई। मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं कोई इमेज दूं, मैं कोई इसके पिक्सल चेक करें, तो आप उसे किसी ग्राफिक टूल में खोल के चेक कर लेंगे कि इसमें कितने पिक्सल्स हैं। तो ये कोई ग्राफिक्स तो है ही नहीं है, ये तो ग्राफिक्स ही नहीं है, ये तो टैग है एक। तो इसके लिए हमारे पास टूल्स हैं जो ये हमें चेक करके बताएंगे इसके पिक्सल्स कितने हैं, ठीक है। ये इस स्लाइड के अंदर मैंने एक यूआरएल दिया हुआ है, इस यूआरएल को आपने मोबाइल से नहीं खोलना, लैपटॉप से खोलना है। मोबाइल से पीडीएफ के यूआरएल्स क्लिकेबल नहीं होंगे, ठीक है, मोबाइल लैपटॉप से क्लिकेबल होंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, पहली चीज तो ये देखें इस पर लिखा क्या हुआ है, इस पर लिखा हुआ बिटली, ठीक है। बिटली एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट को हम बोलते हैं यूआरएल शॉर्टनर। यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक वेबसाइट है जो आपको असिस्ट करेगी यूआरएल्स को छोटा करने में। बड़े बड़े जो यूआरएल्स होंगे उनको याद रखना, उनको शेयर करवाना इशू बन जाता है, और सम टाइम वो ओपनेबल भी नहीं रहते कहीं पे जाकर। तो ये क्या करता है, बिटली और इस तरह के और जो सॉफ्टवेयर हैं वो क्या करते हैं, यूआरएल्स को छोटा कर देते हैं। इस तरह की वेबसाइट्स को, इस तरह की एप्लीकेशंस को हम बोलते हैं यूआरएल शॉर्टनर्स। कि भाई ये एक यूआरएल शॉर्टनर है जो यूआरएल को छोटा करेगा, ठीक है। इसमें बिटली भी है भाई, इसके ऊपर रिसर्च आप खुद कर लें, गूगल पे जाकर लिख लो टॉप 10 बेस्ट यूआरएल शॉर्टनर्स, चैटबॉट में जाकर लिख लो
टॉप या बेस्ट यूआरएल शॉर्टनर्स इन 2024, इन 2023, इन 2025 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब 2025 शुरू हो रहा है, तो कई लोगों ने इसकी भी एसईओ की होगी कि कोई चीज़ अगर कोई बंदा 25 के हवाले से ढूंढ रहा है तो वो भी नजर आए उसको। एनीवेज, हमने यूज किया हुआ है बिटली। मैं इस पर क्लिक करता हूं, आप देख रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं कि ये एक यूआरएल है जो आपको ये बताएगा कि आपकी टाइटल की लेंथ 580 है कि नहीं है, बस। मगर जाम कहां पर है? बिटली पर है। जरा देखिएगा, जब मैं बिटली पर जाता हूं तो क्या होता है। इससे पहले हम जरा बिटली को भी समझते हैं पहले, ताकि आपको यूआरएल शॉर्टनर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, बिटली। अभी तक बिटली लिखा हुआ है ना। अभी देखेंगे ये क्या चेंज होता है। अभी नहीं हुआ, अभी इंटरनेट मसला कर रहा है। जैसे ये चलेगा तो ये चेंज हो जाएगा। मतलब मैंने क्या कहा, यूआरएल शॉर्टनर्स, इसका मतलब क्या हुआ, ये यूआरएल को रिप्लेस कर देते हैं। वहां पर ये कुछ और यूआरएल है, ये जब खुलेगा तो ये एक्चुअली वेबसाइट खुलेगी और ये कोई और वेबसाइट है। ये हैकिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे। यानी अगर हम चाहते हैं कि हैकर फौरी तौर पर हमारी वेबसाइट को फाइंड ना कर सकें, तो हम अपने एड्रेसेस को चेंज कर लेते हैं यूआरएल शॉर्टनर्स की मदद से। ठीक है, देखें अब जाकर चेंज हुआ। इतना स्लो चल रहा था ना कि आपको वो जो कुछ कह रहा था ना, अगर इंटरनेट की स्पीड अच्छी होती तो वो बीच वाला आपको नजर नहीं था आना। हाँ, अब देखें यूआरएल चेंज हो गया ऊपर से। अब हम किसी और वेबसाइट पे चले गए। इस वेबसाइट का नाम है totheweb.com। बेसिकली हमने क्या किया हुआ, देखें कितना लंबा चौड़ा यूआरएल था इसका। तो इस लंबे यूआरएल को हमने छोटा करने के लिए बिटली इस्तेमाल किया। और अगर आप चाहते हो कि हैकर की एक्सेस फौरी तौर पर आपकी वेबसाइट पे ना हो, तो भी हम यूआरएल शॉर्टनर्स इस्तेमाल कर लेते हैं। क्योंकि हैकर ने अगर आपकी वेबसाइट्स पे आना होता है तो सबसे पहले वो यूआरएल को ही पिक करते हैं। अभी क्या होगा, अगर कोई बंदा मेरे बिटली पर आएगा तो वो यूआरएल चेंज हो जाएगा। वो तो यूआरएल ही नहीं है, ठीक है, वो तो यूआरएल रिप्लेसर है, वो यूआरएल को रिप्लेस करने लगा हुआ है। एनीवेज, यहां आगे अब हमें पता लग गया है भाई ये यूआरएल क्या है। ये आप लोग भी जब इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप यहां पर आओगे, इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। एक काम पहले करते हैं, ये समझ लेते हैं। बिटली, ये लेंगे, मैंने गूगल पे लिख दिया बिटली। अगली क्लास में थोड़ी सी मुझे रिसर्च करके बतानी है टॉप 3 कौन से यूआरएल शॉर्टनर्स हैं। आपने फाइंड भी करने हैं, आपने उनको यूज भी करना है। कैसे यूज करना है मैं भी तरीका बताने लगा। यहां पर मैंने लिख दिया बिटली। आ गया। बिटली का पर्पस क्या है? क्या पर्पस है? यूआरएल शॉर्टनर है, यूआरएल को छोटा करेगा। ये मैं अपना फेसबुक खोला, मैं कहता हूं भाई ये जो खुल जाने से पहले इसके यूआरएल को मैं कॉपी कर रहा हूं फेसबुक पेज को। ठीक है, facebook.com/Najib Solutions, ये फेसबुक का पेज है। मैं ये चाह रहा हूं कि मैं यूआरएल शॉर्टनर से इसका नाम भी चेंज कर लूं। मिसाल के तौर पर, जैसे मैं कहता हूं मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो लगाता हूं, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में अपना फेसबुक का पेज भी देना चाह रहा हूं। फिर मैं कहता हूं भाई हैकर को डायरेक्ट मेरे पेज का एक्सेस ना हो, बल्कि उसको एक लिंक नजर आए, जब उस पर क्लिक करे तो मेरा पेज कुछ और खुले। जैसे ये पेज खुल गया, इसका नाम है नजीब सॉल्यूशंस, लेकिन मैं इधर आता हूं, मैं ऐसे कहता हूं भाई मुझे ये नाम नहीं चाहिए, मुझे इसका नाम चेंज करके दो। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट लिंक। आपने पहली दफा साइन अप करना है इसको, फर्स्ट टाइम आपने इसको साइन अप करना है। क्लिक करें जी शॉर्ट लिंक, इससे पहले एक्सेप्ट कर लें जी। क्या कह रहा है? कह रहा है यहां पर आए और अपना पेज दे दें। दे दिया हमने। और ये क्या लिखा हुआ है, यानी मैं इस लिंक को फ्री करने लगा है, इस लिंक को शॉर्ट करने लगा। देखते हैं अब क्या होता है। आज नेट कुछ ज्यादा ही स्लो चल रहा है। जी आगे देखें जरा, आपको भी ऐसे ही मैसेज आना है जी। ये क्या लिखा हुआ है जी, कंटिन्यू विद गूगल। मैंने कहा लॉगिन करो।
आप लोग साइन अप करेंगे पहली दफा, क्योंकि अभी आप लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हो ना। पहले मैंने साइन इन किया, फिर मैंने कहा कंटिन्यू विद गूगल, क्योंकि शायद मेरा अकाउंट यहां पे बना हुआ है पहले। सबको समझ आ रही है? कोई मुश्किल काम तो नहीं कर रहा हूं? क्लिक करते हैं। और अब हम जो कुछ पढ़ते जाएं ये समझते जाएं कि चेकलिस्ट बनती जा रही है एसईओ की। यानी पहली चेकलिस्ट का पहला पार्ट क्या था? कीवर्ड रिसर्च हो गया, हमने कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लिए। और अब जो अगला पार्ट है वो ये है कि भाई अब इन कीवर्ड्स को इंप्लीमेंट कैसे करना है। जैसे हमें एक कीवर्ड मिल गया तो हम ये कह रहे हैं भाई शुरू कहां से करो? टाइटल से। तो हम टाइटल से अपनी वेबसाइट के इनको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। जी स्क्रीन पर देखें, कंटिन्यू किया यहां से मैंने। जी आ गया लिंक। मैं सिर्फ साइन अप ही किया बस। उसने मुझे कहा कि भाई अगर आपको लिंक चाहिए तो साइन अप करें पहले, ठीक है। एक और यूआरएल शॉर्टनर है टाइनी यूआरएल, ठीक है। मैंने हफ्ता पहले तक वो साइन अप नहीं करवा रहा था, ये भी शुरू में साइन अप नहीं करवाता था, लेकिन जो चीज़ पॉपुलर हो जाती है तो फिर वो कहते हैं कि भाई पहले आप साइन अप करें ताकि आपका डाटा हमारे पास आ जाए। tinyurl.com, ये अभी तक साइन अप नहीं करवाता, ठीक है। प्रीवियसली जब मैंने इसको इस्तेमाल किया था तो इसमें आपका टाइम थोड़ा सा जी जी टाइनी TINY टाइनी यूआरएल, इसे मैंने किया जी कॉपी, बन गया जी यूआरएल। ये तो मैंने आपको बताया कि बिटली को आपने कैसे यूज करना है या किसी यूआरएल शॉर्टनर को आप कैसे यूज करोगे। स्क्रीन पर देखें, ये जो उसने अभी यूआरएल जनरेट किया, मैंने यूआरएल पेस्ट किया, ये इसने अभी इसी ने ये जनरेट किया ना। लेकिन आप सबको पता है कि ये किस चीज का यूआरएल है? फेसबुक पेज का यूआरएल है। इस पे एंटर करेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा। ये जब खुलेगा तो पेज खुलेगा और ऊपर से यूआरएल भी facebook.com वाला ही आएगा। सो इट इज द पर्पज ऑफ यूआरएल शॉर्टनर्स। और ये एसईओ की स्ट्रेटेजी होती है और ये एसईओ फ्रेंडली भी होते हैं। यानी इसका मतलब क्या होगा, अगर आपके यूआरएल इस तरह के तरीके से मेंशन होंगे खासतौर पर सोशल मीडिया के ऊपर, तो इससे आपकी वेबसाइट को वेट मिलेगा। तो हमें यूआरएल शॉर्टनर्स के थ्रू अपने यूआरएल्स मेंशन करने चाहिए। चलो आ जाते हैं अब आगे, जिस टॉपिक पर थे उस पर वापस आ जाएं। ये जी हम आ गए टू दी वेब के ऊपर। यहां पर हमें करना क्या है भाई, टाइटल को हमने कस्टमाइज कर लिया हुआ है एज पर कैरेक्टर्स। हमने कहा भाई हमने टाइटल को, हमें पता है कि 60 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होगा, ये हमें पता लग गया था। लेकिन अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारा टाइटल 580 पिक्सल से ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि एट द सेम टाइम हमने दोनों चीजों को चेक करना है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 3 वर्ड्स लिखें कैपिटल लेटर्स में और फिर नीचे वाली लाइन में जाएं और वही वाले 3 वर्ड्स लिखें स्मॉल लेटर्स में, आपको क्या फर्क नजर आएगा? फिजिकली देखने में आएगा कोई नजर कि जो छोटी एबीसी आपने लिखा होगा उसकी विड्थ और उसकी हाइट कैपिटल लेटर से कम होगी, ऐसे ही है? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया आपको मेरा? विड्थ भी कम है, हाइट भी कम है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि एसईओ के पिक्सल ज्यादा हैं कि नीचे वाले एसईओ के पिक्सल ज्यादा, एक जितने हैं ऊपर वाले के, इसलिए कि उसकी विड्थ और हाइट ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं ना कि ऊपर वाले के एसईओ के पिक्सल्स जो हैं वो 25 हैं फॉर एग्जांपल, तो नीचे वाले के जो पिक्सल्स होंगे ना वो 7 होंगे।
इसका मतलब क्या हुआ कि पिक्सल इक्वल नहीं हो सकते और टाइटल के मुताबिक नहीं हो सकते। टाइटल किस चीज को कंसीडर कर रहा था? टाइटल कंसीडर कर रहा था नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो सेम हो गए, यहां पर भी 3 कैरेक्टर्स, यहां पर भी 3 कैरेक्टर्स, मगर एसईओ लिखने की वजह से क्या हुआ? सिर्फ एसईओ कैपिटल में लिखने की वजह से क्या हुआ? पिक्सल्स इंक्रीज कर गए, और स्मॉल लेटर्स के लिखने की वजह से क्या हुआ? पिक्सल्स कम हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चेकर हमारे पास होना चाहिए। अब हम कैसे चेक करने लगे हैं इसको? इसको हम ऐसे चेक करेंगे। क्या पूछा आपसे? एंटर योर पेज यूआरएल पूछ रहे हैं ना? अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं भाई हम तो वेबसाइट की एसईओ कर रहे हैं, और जिसकी वेबसाइट है उसने अभी तक वेबसाइट अपलोड भी नहीं की, फिर तो नहीं लिखी जा सकती वेबसाइट। मगर ऑफलाइन चेकर नहीं है, ऑनलाइन चेकर है। इसका मतलब क्या हुआ? चेक तो ये वेबसाइट को ही करेगा। तो मेरी वेबसाइट तो है ही नहीं। मैंने क्या किया फिर? मैंने कहा भाई मेरी नहीं है, लोगों की तो है ना। मैं इस वेबसाइट को पिक किया। ये मैंने इंटेंशनली नहीं किया। इस वेबसाइट को, किसी भी वेबसाइट को पिक कर लें, किसी भी वेबसाइट को पिक कर लें, उसको ले आए आप बिटली पर, सॉरी इस पर, इसको बंद करें, क्यों बंद कर रहा है? हमें इधर लाएं, टू दी वेब पे लाएं। ये वेबसाइट का नाम है totheweb.com, ये वो पूरा यूआरएल है, ठीक है। यहां लाकर इसको पेस्ट करें। यहां पर लिखा हुआ है आई एम नॉट रोबोट, ऐसे ही है। और ये साथ में क्या लिखा हुआ है? जनरेट प्रीव्यू। अब यहां पे क्लिक कीजिए, जरा देखते हैं क्या आया। नीचे आ जाएं, देखें क्या आया। पेज टाइटल आ गया। भाई मैंने खोली हुई है प्रोफेशनल किचन की वेबसाइट। मेरी वेबसाइट जो है ना, ये वेबसाइट किसकी है? रेस्टोरेंट की है। मेरी वेबसाइट जो है वो पीक सॉल्यूशन है, वो एजुकेशन की है। तो अगर मैं इस कंपैरिजन में देखूं तो इन दोनों का तो आपस में कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर ये जो मैंने अभी ये सब काम किया, तो क्या ये इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कैसे? इसलिए कि हम उसकी वेबसाइट पे और अपनी वेबसाइट पे कुछ नहीं कर रहे। हमने एक टेस्टर यूज किया, सिर्फ एज ए टेस्टर यूज किया, और उसने मुझे किसका टाइटल दिखाया? उसने मुझे दिखाया प्रोफेशनल किचन का टाइटल। मैंने क्या करना है? यहां पर मैंने अपना टाइटल लिखना है, और यहां पर मुझे पता लग जाएगा, क्योंकि इस टेस्टर में पता क्या लग रहा है आपको? स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। कहता है पेज टाइटल इज 432 पिक्सल लॉन्ग। इसका मतलब है लिमिट में है भाई। इधर आए जरा जी, क्या हुआ? लिमिट से बियॉन्ड कर गया। बस मैंने ये टेस्ट करना है, और मैंने जो अपना टाइटल बनाया, मतलब आपने जो अपनी वेबसाइट पे टाइटल लगाया हुआ है, जैसे भी मैं कह रहा था कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर पीक सॉल्यूशंस, तो मैं कहता हूं, मैंने यहां आया और यहां आकर मैंने क्या लिखा? बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। मैंने कहा भाई दूसरा कीवर्ड मेरा ये भी था। फिर मैंने लिख दिया जी, बस गया ना। अब यहां मैं लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, यहां मैं लिख दूंगा पीक सॉल्यूशंस। ये उधर मुझे नहीं पता लग सकता था कि लग सकता था, नहीं लग सकता था। अब मैं एक काम करता हूं, इधर से डिजिटल मार्केटिंग को हटाता हूं और यहां पे लिख देता हूं पीक सॉल्यूशंस। सिर्फ पिक्सल चेक कर रहा है ये सिर्फ पिक्सल चेक कर रहा है। अब कितने आ गए? 518 पिक्सल्स। चलिए हम एक काम करते हैं। अब मैंने कैप्स में लिख दिया। क्या लिखा था? कॉलेज लिखा था ना आगे, सिर्फ कंप्यूटर तो नहीं लिखा था। कहां चले गए एकदम पिक्सल्स? इंक्रीज हो गए ना एकदम। अब मैं जरा इसको यूं कर देता हूं वापस। समझ आ गई बात की? यानी ये कैपिटल लेटर्स में लिखने से ही पिक्सल्स आपके इंक्रीज होंगे, हमें कंसीडर करना है। लेकिन जब हम टाइटल में कैरेक्टर्स को कंसीडर कर रहे होंगे तो हमें तो नहीं पता लगेगा। मिसाल के तौर पर कोई बंदा अपना टाइटल सेंटेंस केस में लिखता है, कोई सारे का सारा टाइटल ही कैपिटल में लिखता है, इसका मतलब क्या हुआ? उसके पिक्सल्स ज्यादा हो जाएंगे। तो लिखना आ गया टाइटल भाई, क्लियर हो गया समझ? यानी एक टास्क हमने कंप्लीट कर लिया कि भाई हमने अपने टाइटल को अंडर 60 कैरेक्टर्स भी कर लिया, और अपने टाइटल को अंडर कितने पिक्सल्स कर लिया? 580 पिक्सल करना है। अगर 580 पिक्सल से ऊपर होगा तो ये एसईओ का बैड सिग्नल है। ये एसईओ का बैड सिग्नल है। हमें 580 पिक्सल्स में भी लाना है और 60 कैरेक्टर्स में भी लाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक टिक मार्क हो गया कि भाई टाइटल ऑप्टिमाइज हो गया। क्लियर हो गई बात?
अच्छा, अब आते हैं दूसरे फैक्टर पर। दूसरा फैक्टर क्या है इसका? दूसरा फैक्टर है इसका मेटा डिस्क्रिप्शन, जिसको हमने HTML में भी डिस्कस नहीं किया, हाँ, क्योंकि उसकी आउटपुट हमें नजर नहीं थी आनी, इसलिए मेटा डिस्क्रिप्शन को जब हम लगाते हैं तो वो ना तो टाइटल बार में कहीं ऊपर टैब में नजर आता है, ना पेज पे नजर आता है, वो समझने से ताल्लुक रखता है, इसलिए हमने उसको वहां पर डिस्कस नहीं किया था। उसको अब हम डिस्कस करने लगे हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन को। तो वेबसाइट पर आते हैं, यहां पर मेटा भी होगा आपके पास है, मेटा डिस्क्रिप्शन आ गया जी। ये देखें, मेटा डिस्क्रिप्शन के टैग को गूगल ने अभी तक कंप्लीटली एक्सपायर नहीं किया, पार्टली एक्सपायर कर दिया। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि नवंबर 23 में, ठीक है, ये हमारे पास चल रहा है 24, नवंबर 23 में गूगल के एल्गोरिदम में एक चेंज आई थी। वो जब चेंज आती है तो गूगल अपडेट से आती है, और वो जितनी भी चेंजेस आएंगी, अभी मैंने आपको URL बताया, वहां से आपको पता लगेगा चेंजेस आ रही हैं। चेंज क्या आई थी? पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि आपकी वेबसाइट रैंक कैसे होती थी? आपकी वेबसाइट रैंक होती थी टाइटल से और मेटा डिस्क्रिप्शन से। जरा थोड़ी देर के लिए इस URL को देखें, इसको बल्कि इधर देख लेते हैं। सबसे ऊपर क्या आ रही है? डोमेन। डोमेन के बाद क्या आ रहा है? वेबसाइट का URL। उसके बाद क्या आ रहा है? ये आपने बताना, ये मैंने नहीं बोलना। ये क्या आ रहा है? टाइटल। यानी कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जब कोई बंदा सर्च करता है तो टेक्स्ट आपके टाइटल में से निकल रहा है, तो इसका मतलब ये अच्छा ऑप्टिमाइज हुआ होगा तो आपकी वेबसाइट आ जाएगी। फिर अगला पार्ट क्या आ रहा है? ये वाला, ये जो आ रहा है ना, ये पहले 23 नवंबर तक ये कहां से पिक होता था? ये मेटा डिस्क्रिप्शन का कंटेंट होता था, बस 2023 तक। 2023 में एक अपडेट आई गूगल की, और गूगल ने ये कहा कि भाई ये तो बहुत थोड़ा कंटेंट है, और ये सब लोगों की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करेगा इतना थोड़ा सा कंटेंट। अब मैं इस तरह करूंगा, उस अपडेट का नाम था हेल्पफुल कंटेंट। कहता है भाई अब हम इस तरह करते हैं, आपकी जो वेबसाइट है, जो भी यूजर ढूंढेगा, उसकी सर्च क्यूरी जैसी भी होगी, उसकी सर्च क्यूरी आपकी पूरी वेबसाइट के कंटेंट में से जहां से भी मैच करती होगी, वो वाला कंटेंट यहां पे आ जाएगा, वो वाला कंटेंट भी यहां पे आ जाएगा, और मेटा डिस्क्रिप्शन का कंटेंट भी यहां पे। मैंने क्या कहा कि उसने इसको मुकम्मल तौर पर एक्सपायर नहीं किया, पार्टली किया, क्योंकि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी की क्यूरी मेटा डिस्क्रिप्शन से मैच कर जाए, तो फिर वो यहां पे आ जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, जैसे अब आप देख रहे हैं कि ये वाला टेक्स्ट जो है ना, ये वेबसाइट में से आया हुआ है। देखिए हम कहां से आया है, इसको मैं कॉपी करता हूं, इस वेबसाइट पे आ जाए, इसी की बात हो रही है। Ctrl+F Ctrl+V, पता लगे कहां से आ रहा है? इस हिस्से में से निकला हुआ है। 2023 में ऐसा नहीं होता था। 2023 में अंडरस्टूड ये वाला कंटेंट कहां से निकलता था? मेटा डिस्क्रिप्शन में से। अब ये क्या होता है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन में से भी निकल सकता है आज की तारीख तक। ऐसा हो सकता है कि आने वाली कोई अपडेट आए तो एक्सपायर कर दे मेटा डिस्क्रिप्शन को। ठीक है, मेटा कीवर्ड्स एक्सपायर हो चुका हुआ है। मेटा कीवर्ड्स भी एक हमारे पास टैग है, मगर वो एक्सपायर हो चुका हुआ है। मतलब वो लगाएं तो भी कोई नुकसान नहीं है, ना लगाएं तो भी कोई नुकसान नहीं, इक्वल है। वो ना लिखें, वो आपके लिए कमेंट के तौर पे लिखा जाएगा बस, लेकिन उसका एसईओ में कोई रोल नहीं है। लेकिन अभी इसका पार्टली रोल इसमें है, इसलिए हम इसको यहां से भी चेक कर रहे हैं। अब आ जाए वापस यहां पे, जरा देख रहे हैं ये कितना बड़ा होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। जी, कितना बड़ा होता है? 920 पिक्सल। वो कितना था टाइटल? टाइटल हमारा था 580 पिक्सल्स, ये हमारा कितना है? 920 पिक्सल्स। यानी इसका क्या मतलब हुआ, हम कितना बड़ा लिख सकते हैं? अबाउट 920 पिक्सल्स मैक्सिमम हम इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। और अगर हम इन कैरेक्टर्स में इसकी लेंथ देखें तो वो कितनी थी, वो आपने नहीं डिस्कस की हुई, दैट इज अबाउट 160 कैरेक्टर्स। टाइटल कितनी थी? 160। अगर हम ये कहें मेटा डिस्क्रिप्शन है क्या, तो इसमें हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा फ्रेज की शक्ल में डिफाइन कर देंगे यूजिंग कीवर्ड्स। ठीक है, आ जाए इधर, जरा इसमें कुछ फ्रेज लगा लेते हैं।
ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, ठीक हो गया। मैंने कहा जी अब देख रहे हैं, अब यहां पर मैंने क्या टाइटल में मैंने कैसे लिखा था, हेडलाइन की शक्ल में, यहां पर मैंने कैसे लिखा, फ्रेज की शक्ल में। और आप चाहें तो 2 फ्रेज इसके बना सकते हैं, और उन 2 फ्रेजेस के अंदर आपको यूज करने हैं अपने कीवर्ड्स। पहले फ्रेज में आपने प्राइमरी कीवर्ड यूज करना है और फिर आपने सेकेंडरी। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया जी पीक सॉल्यूशन इज बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज हमारा कीवर्ड है। उसके बाद मैंने लिखा वेल नोन फॉर डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट एंड अदर प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्सेज, तो ये बाकी के भी हमारे कीवर्ड्स इसमें इंक्लूड हो गए, ठीक है। अभी भी मेरे पास चाहूं तो मैं कुछ और भी ऐड कर सकता हूं। अभी मेरे पास कितने हुए, 832, कितने करने थे, 920 तक थी हमारे पास लेंथ थी। अब मैं क्या कह रहा हूं भाई, ये भी मिल गया, कंट्रोल सी। अब जरा किसी वेबसाइट के कोड में चलते हैं ताकि आपको पता लग जाएगा इसको एंटरटेन कैसे करना है हमें। स्टूडेंट वेबसाइट खोलते हैं कोई, इंडेक्स की फाइल खोलो, जी। अब स्क्रीन पे देखें, आपने अभी जो टाइटल बनाया है वो लाइन नंबर 14 में आ रहा है, यहां पर इसहाक आई आ रहा है, ये आपकी वेबसाइट है, आपने कीवर्ड भी बना लिया हुआ, आपने ऑप्टिमाइज कर लिया टाइटल को। अब यहां पर आकर आप इसको रिप्लेस कर दोगे, इस टेक्स्ट को। इसका मतलब क्या हुआ, टाइटल अप्लाई हो गया। अच्छा, उसके बाद अगला कीवर्ड क्या था हमारा, लाइन नंबर 11 में हमें नजर आ रहा है मेटा डिस्क्रिप्शन। अभी हम जो वहां से मेटा डिस्क्रिप्शन लेकर आए हैं, हम उसे कॉपी करेंगे, यहां से कट कर देंगे इसको। अब आपको ये भी पता लग गया मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, लाइक दिस। मेटा डिस्क्रिप्शन का टैग क्या है, ये हमने बेसिक एचटीएमएल में नहीं पढ़ा, इसलिए नहीं पढ़ा था कि इसने हमें कहीं नजर नहीं था आना। टाइटल तो नजर आ रहा था ना, इसकी आउटपुट आपको सिर्फ वेबसाइट पे नजर आएगी, आपको ऑफलाइन में ये नजर नहीं आएगा कि कहां पे ये लगा हुआ नजर आ रहा है। क्या टैग है ये, मेटा नेम इक्वल्स टू कोटेशन में डिस्क्रिप्शन, कंटेंट इक्वल्स टू मेटा डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट। इसको ना 2 लाइनों में कर लें ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। अब आ रहा है नजर, आपको आ रहा है ना, ये तो इसको कंटेंट को टैग कर सकते हैं। हाँ? कंटेंट का टैग मेटा नेम, जी जी, मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, और आगे जो मैसेज है वो कंटेंट में आएगा, कंटेंट इक्वल्स टू दिस। 2023 तक सिर्फ और सिर्फ यही वाला टेक्स्ट कंसीडर होता था, वो जो आपको रिजल्ट्स नजर आ रहे थे सर्व के ऊपर। अब वो वेबसाइट के अंदर से रिजल्ट्स निकालता है गूगल, ठीक है। तो ये 2 टैग्स हो गए हमारे एसईओ के, टाइटल और मेटा। तो आप अपनी एक कॉपी के ऊपर एक पेज बना सकते हैं, उस पर लिख लें ऑन साइट एसईओ, एक दूसरे पेज पर लिखें टेक्निकल एसईओ। रोजाना हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक चेकलिस्ट बनाते जाएं, टाइटल ऑप्टिमाइजेशन टिक कर दें, मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन टिक कर दें, जो जो सीखते जाएं। इसी तरह जिस दिन मैं टेक्निकल एसईओ पढ़ाऊंगा तो उधर टेक्निकल एसईओ का जो पार्ट पढ़ोगे उसको भी टिक कर दो। मैं बताता जाऊंगा कि आज हम जो पढ़ रहे हैं वो ऑन साइट एसईओ है कि टेक्निकल एसईओ है, ठीक है। अच्छा, एक और टर्म हम इस्तेमाल करेंगे बार बार यहां पर, और वो होगी क्राउलर। सो व्हाट इज क्राउलर, क्राउलर क्या होता है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं भाई हमारी वेबसाइट ने रैंक होना है, हमारी वेबसाइट ने टॉप पर आना है, तो ये वेबसाइट को रैंक किसने करना है, गूगल। गूगल का जो सॉफ्टवेयर है वो है क्राउलर, यूं कह रहे हो गूगल का स्कैनर क्राउलर है। वो क्राउल करेगा सब वेबसाइट्स को, जैसे मैं क्राउल कर रहा हूं, आप सबको कर रहा हूं ना क्राउल, यानी मेरे अगर मैं इवेल्युएशन नहीं भी कर रहा हूं तो मुझे पता लग रहा है कि भाई कौन सा स्टूडेंट रेगुलर है, कौन कम आता है, कौन लेट आता है, कौन ज्यादा पिक कर रहा है, कौन कम पिक कर रहा है। ये स्कैनिंग होने लगी हुई है मेरे पास सारी की सारी। अगर कोई बंदा मुझसे पूछे कि भाई इधर टॉप 5 स्टूडेंट्स निकाल दें, ठीक है, तो वैसे तो सब अच्छे हैं लेकिन टॉप 5 तो कोई टॉप 5 ही होंगे ना भाई, वो तो वही वाले होंगे जिनके अंदर कोई ना कोई प्लस होंगे। जैसे हम कह रहे हैं एसईओ, सारी वेबसाइट्स अच्छी हैं मगर गूगल तो 5 वही दिखाएगा ना जो उसके फैक्टर्स को पूरा कर रहे होंगे। सो कोई क्राउलर है जो आपकी वेबसाइट को स्कैन करता है। जैसे मैं ये कहूंगा आपको स्कैन करने के लिए मेरा भी कुछ क्राइटेरिया होगा ना। मिसाल के तौर पर क्या क्राइटेरिया होगा, अगर आपके 2 स्टूडेंट्स के साथ कोई 2 फ्रेंड्स यहां पर आकर बैठ जाए, क्या मैं उन्हें स्कैन करूंगा?
नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको स्कैन करूंगा, ठीक है। वो एक दिन के लिए आपके साथ आए हैं, उन्होंने रोजाना तो नहीं आना, लेकिन मैं आपको स्कैन करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल को भी स्कैन करने का कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा। गूगल के स्कैन करने का क्राइटेरिया ये है जो हम एसईओ सीख रहे हैं। अगर इसमें से किसी चीज को हम अवॉइड करेंगे तो गूगल हमें स्कैन करना छोड़ देगा। बेसिक क्राइटेरिया क्या है गूगल के स्कैन करने का? गूगल के स्कैन करने का बेसिक क्राइटेरिया ये है कि आपका कंटेंट डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। नंबर 1, आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए, कि सबसे बड़ा है। और वेबसाइट के रैंक होने में सबसे ज्यादा रोल इस चीज का होता है। किसी भी वेबसाइट के रैंक होने में सबसे ज्यादा रोल इसका होता है कि भाई आपका कंटेंट कितना यूनिक है और कितना फ्रेश भी है। यूनिक का मतलब ये तो नहीं कि कंटेंट तो यूनिक है 1980 में लिखा था, अब फ्रेश तो नहीं है ना, फ्रेश भी होना चाहिए। मतलब आज की तारीखों के मुताबिक, आज के मुताबिक, आज की लोगों की क्यूरीज के मुताबिक अगर हमने बहुत अच्छा लिखा था, अब हम उसे अपडेट करें। अब हमें अपने कंटेंट को अपडेट करते रहना है, लोगों की सर्च क्यूरीज के मुताबिक अपडेट करते रहना है। सो ये पहला उसका क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं एक वेबसाइट है जिसकी एसईओ के ऊपर सारे स्टैंडर्ड्स पूरे किए हुए हैं, मगर उसका कंटेंट जो है वो डुप्लीकेट है। यानी उसने क्या किया हुआ है, बहुत सारी वेबसाइट से डाटा उठाया, यहां पूरा या पार्टली उस वेबसाइट पे लगा दिया। गूगल ऐसी वेबसाइट को स्कैन नहीं करेगा। जब वो उसको स्कैन ही नहीं करेगा तो रैंक करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो पहला पर्पज है क्राउलिंग, क्राउल तो हो रहा है, लेकिन गूगल ऐसी वेबसाइट को कंसीडर नहीं कर रहा और वो कहता है भाई मैं आपकी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करूंगा। जैसे मैंने भी आपसे कहा ना, किसी ने मुझे कहा कि भाई 5 बेस्ट स्टूडेंट्स कौन से हैं, तो मैंने उनके नाम लिखकर दे दिए, तो इट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। ये इंडेक्सिंग होने लगी हुई है। और जब मैंने उनके नाम लिखकर दिए तो उसी टाइम डिसाइड हो गया जी पहले नंबर का स्टूडेंट कौन सा है। ऐसे ही है। तो इसका मतलब है क्या चाहिए हमें, क्राउलिंग और उसके बाद इंडेक्सिंग, और उसके बाद हम पहले नंबर पर आएंगे। ये कौन कर रहा है? ये गूगल करने लगा हुआ है। और गूगल कैसे कर रहा है? ये गूगल अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक क्राउलर्स के साथ, क्राउलर्स की मदद से ये सारा काम वो करने लगा हुआ है। ठीक है। अब अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा सा आज समझते हैं, थोड़ा सा अगली क्लास में समझेंगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। कैनोनिकल का कॉन्सेप्ट क्या है? अभी मैंने टर्म डुप्लीकेट इसीलिए समझाई है आपको, पहले आपको डुप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। कैनोनिकल टैग क्या है? कैनोनिकल टैग ये है कि हमारी वेबसाइट है, ठीक है, और हमारी वेबसाइट के अंदर हमारा ही कंटेंट डुप्लीकेट है, बाहर नहीं जा रहे हम। पहले मैंने जो बात की है वो आपका कंटेंट वर्सेस किसी दूसरे यूआरएल का कंटेंट, उसको डुप्लीकेट कह रहे थे। वो तो गूगल कह रहा था ना यूज ही नहीं करना। अब आपने क्या किया हुआ है, अपने 2 कंटेंट डुप्लीकेट कर दिए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं भी होम पेज पर आए, वहां पर कॉलेज का इंट्रोडक्शन है, वहां पर डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की आउटलाइन डिटेल सारी लिखी हुई है। उसके बाद एक डिजिटल मार्केटिंग का भी पेज है, उसके ऊपर भी वो सारी डिटेल लिखी हुई है। अब वो जो डिजिटल मार्केटिंग की डिटेल है वो पार्टली डुप्लीकेट हो रही है, होम पेज पे भी है, उस पर भी है। अब गूगल आया आपकी वेबसाइट को रैंक करने, उसको एक ही तरह का कंटेंट आपकी 2 साइट्स पर मिला, ठीक है। अब कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा कि भाई मुझे रैंक किसको करना है? वो ये नहीं कहेगा कि डुप्लीकेट है, वो ये कहेगा कि मैं रैंक इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो सिंपली हुआ कि हमारा कंटेंट हम आपस में ही कंपीट कर रहे हैं, यानी मैं अपने ए पेज को अपने बी पेज के साथ ही कंपीट कर रहा हूं, कंपटीटर से तो बीट ही नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या बताना पड़ेगा कि भाई ये जो 2 पेजेस हैं इनमें से ओरिजिनल पेज कौन सा है और कॉपी पेज कौन सा है। जब हम गूगल को यह बता देंगे ना कि भाई ये ओरिजिनल है ये कॉपी है, तो इसका मतलब क्या होगा, गूगल एक को स्कैन करेगा, दूसरे को स्कैन नहीं करेगा फॉर सिमिलर कंटेंट। पूरी वेबसाइट के हवाले से नहीं, सिर्फ सिमिलर कंटेंट्स। जैसे कोई बंदा लिखेगा ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, अब वो कहेगा भाई एक ये है एक ये है, तो हमने गूगल को बताया भाई इसमें से एक असल है एक नकल है, यानी एक कॉपी है, जैसे फोटो कॉपी होती है। तो अब गूगल क्या करेगा, गूगल उसको इंडेक्स नहीं करेगा जो फोटो कॉपी वाला पेज होगा, उसको करेगा जो ओरिजिनल वाला होगा। दिस इज कंट्रोल्ड बाय कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग कहां पे लगेगा? हेड में लगेगा, ठीक है। ये HTML का नहीं है, इसको भी हमने नहीं पढ़ा पहले, इसको भी हमने SEO में डायरेक्ट पढ़ना है। ये कहां पे लगेगा? हेड पार्ट में लगेगा। इट इज अ पार्ट ऑफ टेक्निकल SEO।
इट इज नॉट ऑन साइट एसईओ। ये क्या है? ये टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। अच्छा, एक डुप्लीकेशन आपको मैं और बताता हूं वो क्या होती है, फिर इसको हम प्रैक्टिकल अगली क्लास में करेंगे। एक डुप्लीकेशन ये है, देखिएगा जरा, मेरी वेबसाइट खोली हुई है आपके सामने भी जी, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट डॉट डीसी किचन डॉट ORG, ये वेबसाइट खुल गई, ऐसे ही है। अब आप लोग जो ऑफलाइन काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं भला, बोले? ऐसे ही कर रहे हैं ना। आपने जब भी फाइल को एडिट करना होता है आप कौन सी फाइल खोलते हैं? index.html। मैंने पहले क्या खोला हुआ था? पहले तो नहीं ये खोला था, अब मैं ये खोल रहा हूं। अब आपने देखना फर्क क्या है दोनों में, मुझे बताइएगा कोई फर्क होगा तो। खुल गया जी। अब फाइल चेंज हो गई है, देखें ऊपर यूआरएल चेंज हो गया, लेकिन पेज वही खुलेगा फिर भी। पेज, हाँ, पेज वही नहीं, पहले जो ऑनलाइन जो ORG से खुला था index.html से भी वही खुल रहा है। मतलब आपकी जो वेबसाइट है बेसिकली वो किसी फाइल में है ना। वो फाइल कौन सी है? नहीं, वो index.html है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली फाइल खुल कैसे रही है? index.html से खुल रही है, लेकिन जब मैं वेबसाइट खोल रहा था तो मुझे फाइल का नाम बताना ही नहीं पड़ रहा, ये वाली फाइल ऑटोमेटिकली खुल रही थी, ऐसे ही है ना। लेकिन जब मैंने फाइल का नाम बताया फिर भी यही फाइल खुल गई। तो क्या ख्याल है, कैनोनिकल अप्लाई होगा यहां पे कि नहीं होगा? दो हो गए कि नहीं हो गए? दो हो गए ना। यानी एक क्या है, abc.com, वेबसाइट खुल गई। फिर मैंने क्या लिखा, abc.com/index.html, फिर वही चीज खुल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही चीज को देखने के दो URL हो गए। तो क्या ये कैनोनिकल यहां पर भी अप्लाई होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी गूगल फिर कंफ्यूज हो गया ना कि भाई ये abc.com ओरिजिनल है कि abc.com/index.html ओरिजिनल है। हालांकि देखा जाए तो एक फिजिकल है और एक लॉजिकल है, यानी कि एक वर्चुअल है। क्या मतलब? भाई आप जब भी किसी वेबसाइट को होस्टिंग में अपलोड करते हैं तो आपकी जो इंडेक्स की फाइल है वो ऑटोमेटिकली आपका होम पेज बन जाती है। लेकिन ये बात हम जानते हैं, गूगल को इस तरह नहीं पता। गूगल के मुताबिक वो दो URLs हैं। इसका मतलब क्या हुआ, गूगल इसको भी बड़ा सख्ती से देख रहा है कि भाई एक ही चीज को आप दो अलग से कर रहे हो, मैं किसको रैंक करूं? मैं abc.com को रैंक करूं कि मैं index.html को रैंक करूं? अब हम क्या कहेंगे? अब हम उसको कहेंगे कि भाई एक हमारा ओरिजिनल है और एक हमारा, पहले तो हमने कहा ना कि वाकई इंटेंशनली कुछ कॉपी था, अब तो कुछ कॉपी नहीं है। अभी जो कॉपी है वो वर्चुअल कॉपी है, फिजिकली कोई चीज कॉपी नहीं कर रहे हम। बेसिकली तो इंडेक्स की फाइल है जो इंडेक्स से भी खुल रही है और वेबसाइट का नाम लेने। बात समझ में आ रही है? बता रहा हूं कि नहीं, क्या कहें, उल्टी बात कर रहा हूं है। मैं ये कह रहा हूं भाई हमने एक लिखा abc.com, वेबसाइट खुल गई। भाई abc.com कोई फाइल तो नहीं है, इसका मतलब है वेबसाइट कहां पर है? फाइल में है। जब भी हम किसी वेबसाइट को अपलोड करेंगे, जैसे आपके पास एक वेबसाइट है लोकल पड़ी हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके डोमेन नेम से खुलती है, लेकिन वो किस फाइल को होम पेज समझता है? वो इंडेक्स की फाइल को होम पेज समझता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक वो ऑटोमेटिक खोल रहा है और एक वो फाइल से खोल रहा है, तो दो हो गए ना URL। ये कैनोनिकल है, वो डुप्लीकेट वाला तो हमारी चॉइस से बन रहा है ना, लेकिन ये वो कैनोनिकल है जिसको गूगल कंसीडर कर रहा है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है एसईओ का। यानी अगर किसी का कैनोनिकल नहीं लगा हुआ तो गूगल परेशान, तो जिसकी वेबसाइट है वो भी परेशान, भाई इसकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही, गूगल को समझ नहीं आ रहा मैंने कैसे रैंक करना है। ये सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कैनोनिकल का टैग लगाना होता है, और ये वाला टैग लगाना होता है कि भाई इन दो URL में से एक ओरिजिनल है और एक कॉपी है। अब मुझे ये मेंशन करना है कि एक ओरिजिनल है एक कॉपी है। अब एक वर्चुअल है एक फिजिकल है, ऐसी है ना। फिजिकल कौन सा है? इंडेक्स है, और जो डोमेन है वो तो फिजिकल नहीं है, वो तो वर्चुअल है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं चेंज किस में कर सकता हूं? वर्चुअल तो है ही नहीं कुछ, भाई नजर नहीं कुछ आ रहा। वर्चुअल वर्ड नॉट विजिबल, फिजिकल वर्ड विजिबल है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि फिजिकल में चेंज होगा, वर्चुअल में नजर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स की फाइल में चेंज करेंगे और इंडेक्स की फाइल में जाकर ये बता देंगे भाई मैं कॉपी हूं, असल कौन से वाला है? abc.com। इंडेक्स की फाइल में जाकर हम ये बताएंगे। अभी अगली क्लास में, मुझे पता है कि कंफ्यूज करता है, इसलिए मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया कि अब इसको अगली क्लास में फिर एक दफा पढ़ेंगे। मैंने कहा इंडेक्स की फाइल में जाके मेंशन करूंगा कि भाई ये इंडेक्स की फाइल जो है ना ये कॉपी है, तो गूगल के हाँ भाई असल कहां पर है?
तो फिर मैं उसको बताऊंगा असल जो है ना वो है abc.com। अब जब गूगल हमारी वेबसाइट पर आएगा तो सबसे पहले आते ही उसने क्या ढूंढना है, कैनोनिकल, क्योंकि गूगल को ये पता है कि 2 एड्रेस है ना भाई, एक डोमेन और एक इंडेक्स, तो उसने कहा इन दोनों में से असल वाला कौन सा है। तो सब अगर हमने फॉर एग्जांपल ये मेंशन ही नहीं किया, अब इस वेबसाइट को देखें जरा, क्या इसमें हमने मेंशन किया हुआ है, कंट्रोल यू करें, आगे जरा देखते हैं कि यहां पर टैग लगा, कौन सा टैग ढूंढ रहा हूं, कैनोनिकल ढूंढ रहा हूं, जरा नीचे आकर देखते हैं। ऊपर है कहीं नीचे है, देखें जी भाई कहां पर है, फेविकॉन, फाइंड कर लें, आ गया लाइन नंबर 13, मिल गया। देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है, खोली हुई है मैंने HTML फाइल, फिजिकली फाइल कौन सी खुली है, HTML। यहां पर मैं क्या मेंशन कर रहा हूं, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, href इक्वल्स टू आगे abc.com, जो मैं एग्जांपल शॉर्ट एग्जांपल दे रहा था, आगे वेबसाइट का नाम, नो फाइल नेम, मैं क्या नो फाइल नेम, ये वाली जो URL है ये फिजिकल एड्रेस है, ऐसे ही है, और ये वाला जो एड्रेस है ये वर्चुअल एड्रेस है, क्योंकि ORG कोई फाइल तो नहीं है ना, ORG खुद ब खुद ही इंडेक्स की फाइल को फाइल बना लेती है, अपनी मेन फाइल बना लेती है। इसको हम यहां से एक दो फिर कल कैनोनिकल को अगली क्लास में यहीं से शुरू करेंगे ताकि आपको ये और बेहतर अंदाज में समझ में आ जाए।